हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ओबेलिया टाइप स्टडी के पार्ट नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था मूवमेंट को, सेंसरी सेल्स को, इंटरस्टिशियल सेल्स को, गैस्ट्रोडर्मल लैमेला को, टेंटेकल्स को, न्यूट्रिशन को, रेस्पिरेशन को, एक्सक्रीशन को। ठीक है। और हिस्ट्री भी की थी हमने, हिस्टोलॉजी भी की थी, और मेडुला को हमने अच्छे से डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेटोसिस्ट और इक्विलिब्रियम को। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो स्टेटोसिस्ट है ये क्या है, 8 एड्रेडियल टेंटिकल्स पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसे हम इक्विलिब्रियम का ऑर्गन भी बोलते हैं, दैट इज़ ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम और मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल कोऑर्डिनेशन। और ये किससे मिलके बना हुआ, बहुत सारी एपिथेलियल सेल्स से। और कुछ एपिथेलियल सेल्स खुद को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं टू फॉर्म सेंसरी सेल्स। राइट। सो दे विल मॉडिफाई देमसेल्स, सम ऑफ देम विल मॉडिफाई देमसेल्स टू फॉर्म सेंसरी सेल्स। ठीक है। और इन सेंसरी सेल्स के बाहर कुछ नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारी क्या होती हैं, नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये नर्व सेल्स क्या काम करती हैं, एक तरीके से कनेक्शन का ये काम करती हैं स्टेटोसिस्ट का, और जो अंदर जो लेयर है उसमें क्या करती है, हेल्प करती है। हिस्टोलॉजिकल जो लेयर प्रेजेंट होती है उसमें क्या करती है, एक तरीके से कनेक्शन का काम करती है। और इसके अंदर क्या है, बहुत सारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड फिल्ड सैक भी बोलते हैं, या फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो टिश्यू है एक किस्म से, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लिटोलिथ। इस फ्लूइड फिल्ड सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लिटोलिथ। और इस लिटोलिथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक मूवेबल पार्टिकल प्रेजेंट होता है। इस लिटोलिथ के अंदर क्या होता है, एक मूवेबल पार्टिकल प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं स्टेटोलिथ। ठीक है। और ये जो स्टेटोलिथ होता है ये मिलके बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ये मिलके बना हुआ होता है। ठीक है। तो ये जो स्टेटोलिथ था ये किससे मिलके बना हुआ था, ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना हुआ था। और ये कैसा होता है, एक मूवेबल पार्टिकल होता है। राइट। जो प्रेजेंट होता है लिटोलिथ के अंदर। ये कैसा होता है, मूवेबल होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके ये बना हुआ होता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, एड्रेडियल टेंटिकल्स के ऊपर ये प्रेजेंट थे स्टेटोसिस्ट, और ये निमेटोसिस्ट की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। ये निमेटोसिस्ट की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। और ये जो सेंसरी सेल्स हैं ये बहुत सारे प्रोसेसेस शो करते हैं, ये प्रोसेसेस निकालते हैं। एंड दे विल आर्च ओवर द स्टेटोलिथ। ये क्या करते हैं, उसके ऊपर एक तरीके से कवर कर लेते हैं उसका, दे विल आर्च ओवर द स्टेटोलिथ। राइट। और ये जो सेंसरी सेल्स से ये जो प्रोसेसेस निकल रहे थे, ये उसके प्रोटोप्लाज्म की हेल्प से निकल रहे थे। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ऑफ सेंसरी सेल्स विच आर्चेज ओवर द स्टेटोलिथ। ठीक है। और अगर फिर हम बात करें कि ये जो स्टेटोसिस्ट होता है जो ये एड्रेडियल टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होता है, और जब ये मेड्यूसा जो होता है, जहाँ ये जो सब एम्ब्रेलर साइड था मेड्यूसा की, वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो जब मेड्यूसा था, जब वो फ्री स्विमिंग बॉडी की तरह वाटर के अंदर मूव कर रहा था, तो जब उसने टिल्ट किया खुद को, जब मेड्यूसा ने खुद को टिल्ट किया, थोड़ा सा झुकाया, तो ये जो स्टेटोलिथ था ये प्रोसेसेस के अगेंस्ट एक तरीके से अपोजिट था बिल्कुल। ठीक है। तो इसने क्या किया, ये जो प्रोसेसेस के जब ये अगेंस्ट था, तो इसने स्टेटोलिथ ने क्या किया, कुछ सेंसरी सिग्नल्स भेजे ताकि ये क्या करे, खुद को सीधा कर सकें, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकें। और फिर ये जो मेडुसा था उसने आपको क्या किया, सीधा किया, और इक्विलिब्रियम को क्या किया, उसने मेंटेन किया। सो दैट इज़ हाउ दे वर्क टुगेदर, स्टेटोलिथ एंड सेंसरी प्रोसेसेस
to maintain the equilibrium of medusa, right? तो जल्दी से एक बार इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं कि कैसे इसने मतलब ये जो स्टेटोसिस था इसका एक तरीके से कैसे खुद को खुद ये हेल्प करता है इक्विलिब्रियम में और उसके मसल कॉन्ट्रैक्शन में, कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, जो स्टेटोसिस था ये मिलके बना हुआ था एपिथेलियल सेल से। कुछ एपिथेलियल सेल ने खुद को मॉडिफाई करके सेंसरी सेल्स बनाया। फिर उसके बाद ये जो सेंसरी सेल्स थे उनके बाहर नर्व सेल्स प्रेजेंट थे। फिर उसके बाद ये जो नर्व सेल्स थे इन्होंने क्या एक तरीके से कनेक्शन का काम कर रहे थे। और ये जो सेंसरी सेल्स थे ये बहुत सारे प्रोसेसेस निकाल रहे थे जो आर्च कर रहे थे, दे विल आर्च ओवर द स्टेटोलिथ। जो स्टेटोलिथ होता है इसे हम मोटोलिथ भी बोलते हैं, जो मूवेबल होता है, मूवेबल पार्टिकल होता है और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ होता है। स्टेटोसिस्ट का क्या काम होता है, ये एड्रेडल टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होता है और ये एक तरीके से ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरह ये फंक्शन करता है और मसल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, दे आर द साइट ऑफ निमेटोसिस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है, निमेटोसिस्ट की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टेटोसिस्ट एंड इक्विलिब्रियम। और इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन। तो अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कि मेडुसा के अंदर रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ओबेलिया है वो कैसा एक तरीके से डायोशियस स्पीशीज है, मतलब इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिसेक्सुअल हैं। हर एक जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट हैं, मेल अलग है और फीमेल अलग है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मेडुसा में जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेडुसा की लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस होती है, गेसोडर्मिस होती है और मीजोग्लिया होती है। तो जो अगर जो मेडुसा होता है उसके पास जो रेडियल कैनाल्स होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि बीच में मेनिब्रियम होती है, उसके ऊपर फोर साइडेड माउथ होता है। मेनिब्रियम के अंदर गलट जो स्पेस होता है उसे हम गलट बोलते हैं। फिर उसके बाद रेडियल कैनाल, चार रेडियल कैनाल्स निकलती है और उनके ऊपर क्या होता है, गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो वो गोनैड्स ही क्या करते हैं आगे जाके मॉडिफाई करके सेक्स सेल्स बनाते हैं। फिर उसके बाद वो स्पर्म्स और ओवम की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो रेडियल कैनाल्स होते हैं उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। और अगर मैं बात करूं उसकी जो रेडियल कैनाल्स हैं, तो रेडियल कैनाल्स में क्या होता है, रेडियल कैनाल में जो बाहर वाली एपिडर्मिस है और इनर जो गेस्ट्रोडर्मिस है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे सेक्स सेल्स प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे सेक्स सेल्स प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे सेक्स सेल्स प्रेजेंट, ठीक है। इनके अंदर क्या है, बहुत सारे सेक्स सेल्स प्रेजेंट है जो आगे जाके क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इनटू स्पर्म एंड ओवम, इनटू स्पर्म एंड ओवम, राइट, सेपरेट बॉडीज के अंदर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि सेक्स सेल्स जो हैं ये आए कहाँ से, तो अगर हम बात करें द अबाउट द ओरिजिनेशन ऑफ दी सेक्स सेल्स, तो जो मेनिब्रियम की एपिडर्मिस होती है, जो मेनिब्रियम की एपिडर्मिस होती है वहां से इनका ओरिजिन होता है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ मेनिब्रियम। जब जो मेड्यूसा होता है वो अटैच्ड होता है गोनेंजियम से या फिर ब्लास्टोस्टाइल से। एट द टाइम ऑफ, मतलब जब वो अटैच रहता है उससे ब्लास्टोस्टाइल से या फिर गोनेंजियम से, रिप्रोडक्टिव ज़ोइड से, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो मेनिब्रियम की एपिडर्मिस होती है उसके अंदर बहुत सारे सेक्स सेल्स ओरिजिनेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये जो स्पेस है इनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद ये डिफरेंशिएट करके स्पर्म्स या फिर ओवम की फॉर्मेशन करते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री की। एक बार इसको लिख लीजिए फटाफट। सबसे पहले क्या कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ मेनिब्रियम। दे ओरिजिनेट व्हाट, सेक्स सेल्स originate from the epidermis of manubrium, and these sex cells
will move to gullet, that is space present in the manubrium. Then they will reach to the radial canal, और रेडियल कैनाल में जो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस है उसके बीच में क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, रेडियल कैनाल्स के पास क्या है, बहुत सारे गोनेड, एक गोनेड्स है, 4 गोनेड्स है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो रेडियल कैनाल है, अगर हम इसका सब अम्ब्रेलर साइड से देखें, यहाँ पे क्या होता है, 4 साइडेड माउथ, ये क्या है, मेनिब्रियम, ये क्या है, 4 रेडियल कैनाल, इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं गोनेड्स, और ये जो रेडियल कैनाल्स है बाद में सर्कुलर कैनाल्स में क्या करती है, ओरिजिनेट करती है, और यही गोनेड्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेक्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि जो सेक्स सेल्स हैं, फिर उसके बाद जो गोनेड्स के अंदर जो सेक्स सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, दे विल डिफरेंशिएट टू स्पर्म्स एंड ओवम्स, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो गैमेट्स होते हैं, जब ये अच्छे से क्या हो जाते हैं, ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, व्हेन द गैमेट्स रेडी, जब ये गैमेट्स रेडी हो जाते हैं, स्पर्म्स और ओवम रेडी हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो लेयर है गैस्ट्रोडर्मिस की, ये क्या करती है, ये रप्चर कर जाती है, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, वाटर के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो वाटर के अंदर जब ये एंटर किए, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रप्चर हुआ, किसका, रप्चरिंग ऑफ gastrodermis, then these gametes reach water, और क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये फर्टिलाइज करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, कुछ केसेस में क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं, कुछ केसेस में क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं, दे विल कैरीड थ्रू द वाटर करंट, तो वाटर करंट के फ्लो में ये क्या करते हैं, they will reach to female medusae, you can say they will reach to female medusae, फिर क्या हो जाती है यहाँ पे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन उसकी बॉडी के अंदर। ठीक, जब ये वाटर के बाहर थे, जब ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर थे, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जब स्पर्म्स को वाटर करंट के थ्रू फीमेल मेड्यूसे तक पहुंचाया गया, और वहां पे क्या हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो दोनों तरीके से ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, तो जब फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन। ठीक है, फिर जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, कुछ डिविजन्स होंगी जो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, वो डिविजन्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी और कंप्लीट होंगी। कंप्लीट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं होलोब्लास्टिक, तो होल कंप्लीट होलोब्लास्टिक डिविजन्स होंगी इसके अंदर। ठीक है, इक्वल एंड होलोब्लास्टिक डिविजन्स। फिर उसके बाद क्या होगा, दे विल फॉर्म एक दे, ये सतूत फ्रूट आपने देखा हो, जिसे हम मलबेरी भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं मोरेला, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोरेला। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, सतूत की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी इस तरीके से, सर्कुलर, राइट। और ये कैसा होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है मोरेला। ये जो मोरेला होता है, ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, दिस इज मोरेला। तो जाइगोट के बाद हमें क्या मिला, मोरेला। ये कैसा है, सॉलिड है, और ये इसकी शेप कैसी है,
मलबरी फ्रूट जैसी है, सतूत के जैसी है, सॉलिड है। फिर उसके बाद हम बात करें, फिर उसके बाद क्या होता है, ब्लास्टुला स्टेज अपीयर होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्लास्टुला स्टेज अपीयर होती है, थर्ड स्टेज इज, फिर उसके बाद क्या है, ब्लास्टुला। ठीक है। फिर उसके बाद क्या स्टेज अपीयर होती है, ब्लास्टुला की स्टेज अपीयर होती है, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लास्टोसील प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ब्लास्टोसील। सील मतलब कैविटी, और किसकी, ब्लास्टुला की। और यहाँ पे क्या होता है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर आप कह लीजिए, इस तरीके से, इस तरीके से क्या होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर, जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर, राइट। तो ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोसील थी और ब्लास्टोपोर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ स्टेज की, देन फोर्थ स्टेज इज गैस्ट्रुला। फोर्थ स्टेज इज गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला के अंदर क्या होता है, जर्म्स लेयर जो होती है वो डेवलप हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। इस प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार स्पेस ले रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारे पास, गैस्ट्रुला। नेक्स्ट भी है गैस्ट्रुला। तो जो स्ट्रक्चर थी, यहाँ पे क्या हुआ, लेयर्स डेवलप होना क्या हो गई, शुरू हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, लेयर्स की डेवलपमेंट होना शुरू हो गई। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जर्म लेयर्स इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब germ layers are developing। ठीक है। और ये जो germ layers डेवलप हुई, ये भी दो प्रोसेसेस के थ्रू होती हैं। फर्स्ट इज डीलैमिनेशन एंड सेकंड इज यूनिपोलर इंग्रेशन, राइट। अब ये क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है, दो प्रोसेसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। फर्स्ट इज डीलैमिनेशन, डीलैमिनेशन, एंड सेकंड इज यूनिपोलर इंग्रेशन। ये जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो डीलैमिनेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये जो लेयर्स थी, ये जो सेल्स की लेयर थी इसके अंदर ब्लास्टुला के अंदर, ये क्या होती है, सेपरेट होना शुरू हो जाती है शीट की तरह, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीलैमिनेशन। दिस इज कॉल्ड डीलैमिनेशन। ठीक है। द स्प्लिटिंग और माइग्रेशन ऑफ वन शीट इनटू टू। ठीक, जो एक शीट थी किसकी, सेल्स की, टिश्यू की जो एक शीट थी, ये क्या होगी, सेपरेट हो गई इनटू टू। तो डीलैमिनेशन, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूंगा, डीलैमिनेशन और यूनिपोलर इंग्रेशन। फर्स्ट भी है डीलैमिनेशन। इसके अंदर क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है ऑफ वन टिश्यू लेयर, वन शीट इंटू टू, वन शीट ऑफ टिश्यू इंटू टू। ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है यूनिपोलर इंग्रेशन। अब ये क्या है, यूनिपोलर इंग्रेशन का मतलब है कि जो स्पेस यहाँ पे जो प्रेजेंट था ब्लास्टो, यहाँ पे क्या होता है, जो सेल्स होते हैं बाहर से क्या करते हैं, इसके अंदर एंटर करना शुरू कर देते हैं, इंग्रेशन, राइट।
इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिपोलर इंग्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ सेल्स इनटू द एम्ब्रियो, इसमें आप कह लीजिए एम्ब्रियो, तो माइग्रेशन ऑफ सेल्स इनटू एम्ब्रियो, इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है, तो ये था गैस्ट्रुला स्टेज। फिर उसके बाद गैस्ट्रुला के बाद हम देखते हैं कि जो गैस्ट्रुला है ये क्या करता है, ये खुद को इलोंगेट करना शुरू कर देता है। ये क्या करता है, खुद को इलोंगेट कर लेता है इस तरीके से, राइट। और इसकी जो आउटर बॉडी होती है ये खुद पे क्या कर लेता है, बहुत सारे सीलिया डेवलप कर लेता है। दिस इज गैस्ट्रुलर elongation stage. Gastrula will elongate itself, right? और बहुत सारे सीलिया डेवलप कर लेगा। और ये जो एंड है, ये वाला जो एंड है, इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर एंड, डिस्टल एंड। दिस इज पोस्टीरियर डिस्टल एंड, राइट। और यहाँ पे क्या है, एंटीरियर एंड। और ये जो एंटीरियर एंड होता है ये कैसा होता है, ब्रॉडर होता है इसके कंपैरिजन में। ये कैसा होता है, थोड़ा सा ब्रॉडर होता है। दिस इज एंटीरियर एंड, ठीक है। और ये कैसा होता है, ब्रॉडर। फिर उसके बाद क्या होता है ये जो गैस्ट्रुला है, इसने खुद को जब इलोंगेट किया, सीलिया डेवलप कर ली, डिस्टल एंड और जो इसका एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड कैसा होता है, ब्रॉडर होता है। तो ये खुद को क्या करता है, स्विम करता है, फ्री स्विमिंग। ये एक तरीके से सिलिएटेड लार्वा की तरह बिहेव करता है, जिसे हम बोलते हैं प्लैनुला लार्वा। ये कैसा, ये कैसे बिहेव करेगा, जैसे ये फ्री स्विमिंग लार्वा, फ्री स्विमिंग लार्वा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज प्लैनुला लार्वा, राइट। फिर उसके बाद हम बात करें, ये जो प्लैनुला लार्वा है, फिर उसके बाद ये क्या करता है, इसकी जो एंडोडर्मल सेल्स होती हैं, इसकी जो एंडोडर्मल सेल्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि इक्टोडर्म और एंडोडर्म डेवलप होंगी और बीच में अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लियल सेल्स, मीजोग्लिया क्लेयर प्रेजेंट होगी। तो इसकी जो एंडोडर्मल सेल्स हैं, इसकी जो एंडोडर्मल सेल्स हैं वो क्या करेंगी, स्प्लिट करना शुरू करेंगी। जो एंडोडर्मल सेल्स हैं दे विल स्प्लिट, ठीक है, and they will form a space called antirrhon, split and form a space called antirrhon। फिर बाद में ये जो एंटीरोन जो स्पेस है, ये बाद में कह लीजिए आप, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डेवलप होगा, फूड पाइप में आप कह लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल में। तो इस तरीके से क्या करेगा, खुद को डेवलप कर लेगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, फूड पाइप आप कह लीजिए इसी को, या फिर आप एलिमेंट्री कैनाल भी कह लीजिए, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो प्लैनुला लार्वा है ये क्या करेगा, खुद को सेटल करेगा किसी एक सबस्ट्रेटम की मतलब हेल्प से। जो इसको जब सबस्ट्रेटम मिल जाएगा, कोई ऐसा बेस मिल जाएगा जहां पे जाके आराम से अटैच कर पाए। तो ये जो प्लैनुला लार्वा थी ये हमारी कौन सी स्टेज थी, फिफ्थ। दिस इज द फिफ्थ स्टेज, राइट। नाउ this planula larva will settle itself at the substratum. It will settle itself at substratum with from the anterior end, from the anterior end, right।
तो एंटीरियर एंड मतलब जो इसका जो एंटीरियर एंड था उसने क्या किया, उस सबस्ट्रेटम पे जाके क्या किया, इसने अटैच कर लिया खुद को। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो एंटीरियर एंड है ये डेवलप करता है खुद को एक बेसल डिस्क की फॉर्मेशन करता है खुद की, ताकि अच्छे से उस पर क्या कर पाए, अटैच हो पाए। एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब इसको एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम इसको मिल गया, इसने क्या किया, खुद को एंटीरियर एंड से इसने क्या किया, अटैच कर लिया खुद को एंटीरियर एंड से। और ये जो एंटीरियर एंड था ये क्या, इसने क्या किया, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की, ठीक है, ताकि ये खुद को क्या करें, अटैच कर सके। इट विल फॉर्म अ बेसल डिस्क फॉर द अटैचमेंट, राइट। और इसका जो ये पोस्टीरियर एंड था, ये पोस्टीरियर एंड था, वहां पे क्या होता है, बहुत सारे टेंटेकल्स अपीयर होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, माउथ की भी फॉर्मेशन होती है। ये जो पोस्टीरियर वाला एंड था इसका पीछे वाला, यहाँ पे क्या होता है, माउथ की फॉर्मेशन होती है, टेंटेकल्स की, ठीक। तो माउथ और टेंटेकल्स की फॉर्मेशन होती है, और साथ के साथ यहाँ पे क्या होता है, मैन्यूब्रियम भी अपीयर होता है। पोस्टीरियर एंड पे ही क्या होता है, मैन्यूब्रियम भी यहाँ पे क्या होता है, अपीयर होता है। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये मेटामॉर्फोसिस करेगा। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, दिस विल डू मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस के बाद क्या होगा, फिर से क्या करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। So this is all about the reproductive system of Medusa, right? So आज की वीडियो में इतना ही। तो फर्स्ट पार्ट जो इससे पहले था, हमने क्या डिस्कस किया, स्टेटोसिस्ट और इक्विलिब्रियम के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना कि इसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप के इसके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर, एक तरीके से स्टेजेस जो हैं अपीयर होते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। और इसी के साथ हमारे जो ये थर्ड टाइप स्टडी थी ओबेलिया की, ये क्या हो जाती है, कंप्लीट, राइट। सिलेंट्रेटा के अंदर जो हमारी ये टाइप स्टडी थी, ये क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। और इतना इनफ है, आप अगर कोई बुक रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं आर.एल. कोटपाल फॉलो कर रहा हूँ, और आर.एल. कोटपाल वन ऑफ द बेस्ट बुक्स मानी जाती है स्टडी के लिए, और हमारी यूनिवर्सिटी ने भी यही प्रेफर की हुई है। तो इसमें से जो मैंने बिल्कुल अच्छे से डीपली स्टडी करके आपके साथ ये सारे शॉर्ट नोट्स डिस्कस कर लिए। थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैसियोला हेपेटिका को, ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप स्टडी है हमारी प्लेटीहेल्मिंथेसिस में। और फैसियोला हेपेटिका भी लगभग 3 लेक्चर्स के अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।